फ्रेंड्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जो दूसरा पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सेंस में, इसके बारे में आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में शायद कोई भी बात अब तक पढ़ी हुई नहीं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। उसकी कंटेंट्स की जितनी बातें हैं वो बहुत सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उसके बारे में आपके कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो गए, हम मान के चल रहे हैं। लेकिन ये जो पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इसमें शुरुआती क्लासेस में आपसे हमने चर्चा की थी कि ये इस लेवल पर पार्ट फर्स्ट लेवल पर देने का पर्पज पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों इस पेपर को रखा गया है, कि अब आपका माइंडसेट उस लेवल पर आ चुका है कि इसका इंटेंशन आप समझ पाए कि बिजनेस सेक्टर है, उस बिजनेस में ऐसे कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर कहीं आपको कंट्रोल करना पड़े, कहीं आपकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़े। इसमें है पूरा मैकेनिज्म क्या है, बिजनेस को रेगुलेट करने के बारे में फ्रेमवर्क है कि बिजनेस में कहाँ कहाँ कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ डेविएशंस हो सकते हैं, कुछ मोनोपोलीज हो सकती हैं, कुछ मेल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इन चीज़ों को रोकने का हमारा प्रयास है, उसके लिए ये पेपर हमारे डाला गया। सिलेबस की आपके साथ हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन सिलेबस में एक बात खुलकर पता नहीं चल पाती कि इसके अंदर की बातें क्या है। वही बातें आज इस क्लास में हम शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि पेपर स्कीम के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी है कि हमारा हर पेपर का सिलेबस 5 यूनिट से बना हुआ होता है। तो हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूनिट फर्स्ट की जब बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट में आप क्या स्टडी करेंगे। यूनिट फर्स्ट में सबसे बड़ा जो लॉ हमको देखने को मिलता है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। अनुबंध दो पार्टीज के बीच में किसी काम को करने के बारे में, या टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ तो ये भी गया था, नहीं करना हो, मान लो म्यूचुअली आप एग्री करते हो किसी काम को नहीं करना, इसके लिए दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। लेकिन हम तो ये बात करें कि इसमें पॉजिटिव सेंस की बात करें कि हमें काम करने के लिए कोई एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफर दे, कोई प्रपोजल दे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल और ऑफर इज नोन एज एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के साथ जो बात जुड़ती है कि एग्रीमेंट है, ठहरा हो गया, हमारा कमिटमेंट हो गया, हम ऐसा करने वाले हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो इन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको दोनों पार्टीज म्यूचुअली पूरा करेंगे। अब कई बार ये होती है, पूरा नहीं करने की बात होती है कि मान लो मैं पूरा इसलिए नहीं करूँ कि मेरा मन नहीं है, ये हटने का आधार नहीं बनेगा। इसके लिए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाएगी, अनुबंध का खंडन करने की, भंग करने की बात आ जाएगी। तो हम क्या करें, कुछ जैसे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन अब हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मान लो किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ, अब किसी एक्सीडेंट में पूरा डैमेज हो गया, वो मोर देन 90% डैमेज उसका हो गया, तो हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम उसका हैंडओवर नहीं करें, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे देश में किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई चेंज आता है, किसी एक्ट में कोई चेंज आता है और कोई चीज़ अगर अब रोक दी जाती है कि इसका एनफोर्समेंट नहीं होगा तो वो नहीं होगा, आगे नहीं होगा। इम्पॉसिबिलिटी अगर हो जाती है, असंभाविता हो जाती है, तो उसकी बात को हमने बाकी केसेस में है कि दोनों पार्टीज अगर म्यूचुअली अपने अपने कमिटमेंट को पूरा करती हैं तो ये मानी जाती है एनफोर्सेबिलिटी, प्रवर्तनीयता। एक एग्रीमेंट जिसको कानूनन लागू करवाया जा सके उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट किसी बारे में भी हो सकता है, एग्रीमेंट लीगल, इलीगल, जायज़, नाजायज़, किसी भी चीज़ के लिए एग्रीमेंट तो किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट की जब बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है केवल लीगल या लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, न्याय संगत, उद्देश्य परक, नीति संगत, लोक नीति के संबंध जो बातें होती हैं इनके बारे में
आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसका एनफोर्समेंट हो सकता है। एनफोर्समेंट का मतलब है कोई भी पार्टी अगर मुकरने की कोशिश करे तो उसको कानून का सहारा लेकर कानून के माध्यम से हम लागू करवा पाएँ, ऐसा जो क्वालिटी देखने को मिलती है उसको कहते हैं हम एनफोर्सेबिलिटी। तो हम फिर रिपीट करें, देखो कहाँ से चले हम कि एक ऑफर या प्रपोजल ये शुरुआत होती है कि क्या मेरे कहने से आप ऐसा करेंगे, या अगर आप ऐसा करें तो मैं ये करने को तैयार हूँ। ये जो एक ऑफर दिया जाता है इसका अगर सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो हमने क्या बात की, एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट। एक ठहराव बन गया, और इफ एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबल बाय द लॉ देन इट इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर उस एग्रीमेंट को, उस ठहराव को कानून के माध्यम से पूरा कराया जा सकता है, प्रवर्तित कराया जा सकता है, तो यही हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें बेसिक चीज हम देखेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें होनी चाहिए। दो पार्टी कोई भी काम करने के लिए जब एग्री होती हैं, म्यूचुअली एग्री होती हैं, ऑफर रखा जाता है, एक्सेप्टेंस आती है, जिसमें प्री कंसेंट की बात और हम जोड़ेंगे। जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो सारे कंटेंट इसमें देख लेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें होनी चाहिए। अगर वो चीज़ इसमें है तो आप इसको एनफोर्समेंट तक ले जा सकते हैं। लेकिन लॉफुल ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिल्कुल व्यवहारिक बातें हो सकती है, न्याय संगत बातें हो सकती है, या नैतिक बातें हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में हम इसको कॉन्ट्रैक्ट के समकक्ष लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप और हम कभी भी एग्रीमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट है, कोई व्हीकल खरीदने का एग्रीमेंट है, किसी भी तरह के माल के खरीदने बेचने का एग्रीमेंट है। ये चीज़ें हमें इस लेवल पर अगर समझ आ जाए तो आने वाले समय में ये हमारी हेल्प करेंगी इस रूप में कि हमारे साथ न तो किसी भी तरह की चीटिंग हो, न हमारे हितों का किसी भी तरह का शोषण हो पाए, और हम बिल्कुल लीगल तरीके से जितने भी उसके स्टेप्स कह लो, कंपोनेंट्स कह लो, उनको हम लॉजिकली काम में लेते हुए अल्टीमेटली उस एग्रीमेंट को पूरा करवा दें। और व्यवहारिकता की बात भी ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ है, जो वायदे किए गए हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स, कि दोनों पार्टीज अपने अपने वचन का निष्पादन करें, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमको हर स्टेप पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें जो थीम बनती है, जो अभी बात की ना उससे कि वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, और यही हमारे पूरा चैप्टर इसकी बन जाती है। जैसे ऑफर के बारे में अलग चैप्टर मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस के बारे में चैप्टर मिल जाएगा, फ्री कंसेंट के बारे में चैप्टर मिल जाएगा, कंसिडरेशन के बारे में सब्जेक्ट मिल जाएगा, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में एक अलग से चैप्टर मिल जाएगा। यानी जितने उसके कंटेंट्स हैं उन सब के बारे में एक एक चैप्टर अलग से आपको दे रखा है। तो आपको सारा कंसेप्ट, सारा सिनेरियो ये क्लियर कर देगा, और आने वाले समय में हो सकता है अब तक भी आपने कुछ एग्रीमेंट किए हो, लेकिन उस एग्रीमेंट को वास्तव में अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दें। वो स्थिति कैसे लाई जा सकती है कि हमारी, देखो अच्छी बात तो ये होगी कि हम जो भी वायदे कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, इनको पूरा करें। बात से मुकरना ये शोभा नहीं देता है, और हमें किस तरह से इसको एक्चुअलाइजेशन करना है इसका, वो चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी, और वो हमको पूरा नॉलेज देगा इस एक्ट का ज्ञान। तो इस एक्ट को आप इस रूप में समझेंगे कि हम कभी भी एग्रीमेंट की पार्टीज बन सकते हैं, चाहे वो ऑफर देने वाली पार्टी है या ऑफर को एक्सेप्टेंस देने वाली पार्टी है। आपके सामने आती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। तो हम किस तरह से एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं, किस तरह से एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचाया जा सकता है, आगे चल के अपन देखेंगे। एक बहुत अच्छी कोटेशन आती है इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में, और वो क्या है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आज की शुरुआत में हमने बात की ना कि एग्रीमेंट तो इलीगल कामों के लिए भी हो सकता है, चोरी डकैती हिंसा, इसके लिए भी एग्रीमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन उसका एनफोर्समेंट नहीं करा सकते। कि किसी को चोरी करने के लिए आपने एक एग्रीमेंट कर लिया किसी के साथ कि हमारे लिए चोरी करके लाओ, या हमारे लिए किसी का मर्डर कर दो, और उसने ऐसा नहीं किया तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज करें, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो वो अनलॉफुल इलीगल जो एस्पेक्ट्स हैं
उसको हम शामिल नहीं करेंगे, तो वो एग्रीमेंट तो कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब इसमें एनफोर्सेबिलिटी हो, कानूनन उसको हम लागू करवा पाए, तब उसको कहेंगे वास्तव में ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट तो है ही। देखो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया, एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट कहाँ से आया, ऑफर और एक्सेप्टेंस से। एक ऑफर दिया गया, एक प्रपोजल दिया गया, उसको एक्सेप्टेंस दी गई, तो एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट को हम लीगली एनफोर्समेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी जब प्रोसेस बन जाती है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी इस एक्ट को जानने में, समझने में। अब यूनिट सेकंड की जब बात करते हैं, तो यूनिट सेकंड में क्या है, कुछ तो इसके एस्पेक्ट्स हैं, तो जिसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 और कुछ विशेष प्रकार के अधिनियम, गिरवी अनुबंध है, निक्षेप अनुबंध है, गारंटी अनुबंध है, ये हम स्टडी करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कि जैसे एक तो किसी के पास विश्वास के तौर पे कोई सामान रखना, जैसे आप शहर से बाहर जा रहे हो तो अक्सर करते हैं ना, हम पड़ोसी घर में अपना एक पोटली बांध के जेवर है या कैश है वो रख के चले गए, और एक गिरवी रखा, गिरवी रखना और इस तरह से अपनी व्यवस्था को काम में लगना, ये चीज़ें अलग अलग होती है। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की रेंज अपन देख लेंगे, लेकिन खास बात इसमें आती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट वास्तव में अलग से अधिनियम नहीं है, ये अधिनियम ओरिजिनली इसी एक्ट का पार्ट था, लेकिन जिसमें उसमें गुड्स कमोडिटीज इसके लेन देन की बात आती है, इस पार्ट को सेपरेट करते हुए इस अधिनियम से निकाल दिया गया और इसके लिए अलग से प्रोविजन दिए गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बातें तो दोनों में लगभग सिमिलर आपको नज़र आ सकती है, जिसमें उसके फीचर्स की या कंपोनेंट्स की बात खास तौर से इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन ये केवल गुड्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर ये हमारा फोकस करेगा। साथ में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बात आती है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमको स्टडी करनी है फैक्ट्रीज एक्ट। कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना ये शब्द ही अपने आप में इस बात का इंडिकेशन है कि एक कोई लोकेशन है जहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ पर लेबर को हायर किया गया है, जहाँ पर जनरली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ये फैक्ट्री के नाम से हमारे दिमाग में जो बातें उभरती है, वो बातें इसको एक्ट के रूप में कैसे समायोजित किया जाता है उसकी बात देख लें कि फैक्ट्री में काम करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें एक तो बात है कदम कदम पे खतरे की संभावना होती है। अब खतरा काहे का होता है, वो पावर का खतरा हो सकता है, वो एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, वो मशीनों के संपर्क में आने से अक्सर हम देखते हैं किसी का हाथ कट जाता है, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो फैक्ट्री में ये चीज़ें जनरली होती रहती हैं। तो हमारे इस एक्ट में हमारी समझ फैक्ट्रीज के बारे में खाली ये नहीं कि प्रोडक्शन कैसे होता है, केवल ये नहीं है कि वर्कर से काम कैसे लिया जाता है, बल्कि कुछ खास बातें, जैसे एक तो हेल्थ, एक हाइजीन और आपके अच्छा स्वास्थ्य कैसे रह सकता है, ये बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हाइजीनिक एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हैं। तो इस एक्ट में पूरा प्रोविज़न दिया जाता है कि वर्क प्लेस की, फैक्ट्री के हर पार्ट की डेली क्लीनलीनेस की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविज़न की बात हम कर लें, रेस्ट रूम की बात कर लें, एंटरटेनमेंट रूम की बात कर लें, ये सारे के सारे प्रोविज़न वर्कर्स के लिए देने की बाध्यता करता है ये अधिनियम। तो एक तो स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी और एक कल्याण संबंधी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, हाइजीन और वेलफेयर, ये हमारे प्राइम इशू होते हैं जो इस अधिनियम में हमारी समझ को डेवलप कर सकते हैं। तो हाइजीनिक फैक्टर तो जहाँ जहाँ लगता है कि ये हेल्थ को लेकर इशू आ रहा है, अब जैसे घुटन भरा माहौल है तो एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था करते हैं, वो हाइजीन का एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अंधेरा अगर है उसको दूर करने के लिए अगर आर्टिफिशियल या नेचुरल भी अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, वो फैक्टर उसके अंदर आ जाएगा।
पानी की डेली आपको व्यवस्था करनी है, सफाई की रोजाना व्यवस्था करनी है, ये जब चीज़ हो जाती है तो फिर हम बढ़ते हैं सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी कहाँ कि कई बार तो क्या होता है हमारे वर्किंग प्रोसेस इस तरह की होती है कि गैस है या धुआं है इसका रिसाव होता है और उसके कॉन्टैक्ट में जो व्यक्ति रहता है उसको हमेशा उससे परेशान रहना पड़ता है। तो इसके निकासी की व्यवस्था कैसे करेंगे, उसके या गंदा पानी है या काम में लिया हुआ पानी है, वेस्ट वाटर है, इसका डिस्पोज कैसे करेंगे, इसके बारे में प्रोविजन हमारा फिटनेस एक्ट आपको क्लियरली देता है। और ये बात तो बिल्कुल इम्प्लाइड है कि मशीनों के ऑपरेशन में जो मशीनों का मूविंग सेगमेंट रहता है उसकी फेंसिंग करके रखनी चाहिए, बाड़बंदी, जिसमें एक शुरुआती हमारी सेफ्टी का हम अपना आधार ढूंढें। और फिर हम इसके लिए कोशिश क्या करेंगे कि एक सेफ्टी एजुकेशन ये स्प्रेड करनी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर खतरे हो सकते हैं, उससे बचाव कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको एक सिस्टम मेंटेन करना चाहिए जिसके रेगुलर मॉनिटरिंग भी हम टाइम टू टाइम करते रहें। फिर हम करते हैं हमारा सबसे जो क्रांतिकारी यूनिट माना जा सकता है ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस सेंचुरी के एक्ट्स में इसको हम इंक्लूड करेंगे। इस शताब्दी में जिन अधिनियमों को लाया गया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है कि आज हर सेक्टर में कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। अब ज़्यादा यूज हो रहा है तो इसमें खतरे भी बढ़ते हैं। दूसरा व्यक्ति आपको अनऑथराइज एंट्री करने की कोशिश करें तो इसमें बेसिक बात ये होती है कि हम ये एश्योर कर लें कि सेफ आईटी ट्रांजेक्शन क्या होता है। आपको किसी भी आईटी फील्ड में एंट्री करने की, किसी भी साइट की बात कर लें, इसमें एंट्री करने की बाकायदा परमिशन मिलती है। 2 वर्ड आपने फ्रिक्वेंटली काम में लिए हैं और वो क्या होता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये सिक्योरिटी का पहला हम मैकेनिज्म सुनिश्चित करते हैं। और आजकल आप देख रहे हो बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह भी होते हैं तो वहाँ पर एक प्रोविजन और दिया जाता है जिसको नाम कह देते हैं हम OTP, वन टाइम पासवर्ड। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर स्टेप पर अपने आप को सिक्योर करके चलें, लेकिन इसके बावजूद आईटी को रेगुलेट करने वाला सिस्टम क्या होता है, आईटी से रिलेटेड क्या क्या बातें आपको अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है इसके साथ जोड़नी है, किन व्यक्तियों को किसी साइट पर या किसी ईमेल आईडी में एंट्री करने की परमिशन देनी है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, आपसे गलतियाँ क्या हो जाती हैं कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करते समय, जो गलतियाँ हो जाती है जनरली उसको ज़्यादा गलती तो हो जाती है लेकिन उसको हम क्या करते हैं मिटाने के लिए क्या करते हैं, हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। हिस्ट्री कहाँ से डिलीट होती है, आपके कंप्यूटर से होती है, आपके मोबाइल से होती है, लेकिन हिस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर के रिकॉर्ड से नहीं डिलीट हो सकती। तो अगर कभी भी ऐसी कोई स्थिति बने तो आईपी ढूंढकर आप तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कहाँ पर गलती की संभावना होती है और खाली थोड़े से मजाक के लिए, थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए अपने आप को बड़ी मुसीबत में डालने से बचने की हम कहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। और थर्ड सोर्स है आईटी जो टर्म्स होती हैं, ये रेगुलर टर्म से अलग हटकर कुछ बातें हमको देखने को मिलेगी। इसकी जानकारी आईटी बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, आईटी अथॉरिटीज़, आईटी ट्रांजेक्शन्स, इन सब चीज़ों को इस एक्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। और यूनिट नंबर जो 5 है इसमें पेटेंट और कॉपीराइट, ये 2 पार्ट हैं। पेटेंट है लीगल प्रोटेक्शन, किस चीज़ का, आपकी थॉट का हो सकता है, आपके इन्वेंशन का हो सकता है, आपके कंट्रीब्यूशन का हो सकता है। कॉपीराइट ज़्यादातर जो राइटिंग वर्क होता है इसके बारे में हम लोग करवा लेते हैं। अब टेक्स्ट बुक पे अगर आप देखें उसमें बहुत सारे ऑथर्स होते हैं जिसमें प्रतिलिपि अधिकार सी लिख के और एन सर्किल उसको किया हुआ होता है। तो ये आपको एक प्रोटेक्शन देता है कि ये आपका कंट्रीब्यूशन है, इसका सिंगल यूजर या ओरिजिनेटर होने का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति यूज करना चाहे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, उसके बदले में आपको रॉयल्टी लेने का भी अधिकार देता है यह अधिनियम। तो ऐसी कौन कौन सी बातें होती है, कौन सी जनरल नेचर की चीज़ें हैं, कौन सी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की बात होती है, कुछ जैसे इन्वेंशन ऐसा है
जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको पेटेंट करने के लिए आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब पेटेंट कितने टाइम के लिए दिया जाता है, पेटेंट कराने के लिए या कॉपीराइट लेने के लिए प्रोसीजर क्या है, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको किन किन औपचारिकताओं को पूरा करना है, और अगर कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा अनऑथराइज यूज किया जाता है तो आप कैसे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स को उसमें जोड़ सकते हैं। ये बातें अगर हमको मिलती हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो अभी तक करके आए इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, कुछ और हमारे द्वारा नयापन दिया जा सकता है। क्योंकि क्रिएटिविटी की जो बात होती है ह्यूमन बीइंग में ही होती है, तो हम लगातार अपने आप को इस बारे में प्रिपेयर करते रहें कि हम और नया कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं, हमारी नई थॉट्स क्या हो सकती हैं, हमारे नए इन्वेशंस क्या हो सकते हैं। अब क्योंकि आप और हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो इन्वेशन जैसी बात तो शायद हमसे नहीं हो पाए, लेकिन थॉट्स के रूप में, आइडियाज़ के रूप में नई चीज़ें हमारे पास हमेशा अवेलेबल हो सकती हैं। अब उसको प्रैक्टिकली जो एक्चुअलाइजेशन में लाने का मौका देता है वो है पेटेंट और कॉपीराइट एक्ट। ये हमारे 5 एक्ट हैं जिनको इनिशियल स्टेज पर रेगुलेटरी सिस्टम को समझाने के लिए या बिजनेस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं इनको पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट तक शेयर करने के लिए ये सिलेबस तैयार किया गया है। इनको थोड़ा ज़्यादा डीप में जाकर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें आपके लिए शायद फ्रेश सिलेबस में डाली गई। तो इन चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरह देख लिया तो लीगल एस्पेक्ट भी और बिजनेस एस्पेक्ट भी आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। गुड लक।